नमस्कार। आप सब लोगों ने इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और विशेष रूप से यशवान जी, जो राष्ट्रीय संयोजक हैं राष्ट्रवादी लेखक संघ के, उनके लिए विशेष रूप से कि इस तरह की एक महत्वपूर्ण आपने कार्य किया, वो भी कोरोना काल में, कि सब लोग अपने घर में कैद हैं और उसके बावजूद हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ गए हैं। मैं जब आपको एक संक्षिप्त सा परिचय ये देना चाहूंगा कि मैं भारत सरकार में रहा अधिकारी और उसके बाद मैं आकाशवाणी में रहा, तो मुझे दोनों तरह के अनुभव हैं हिंदी भाषा को लेकर के। मैं जैसे कि अपनी बात करूं तो मैं तो हिंदी भाषी क्षेत्र उत्तर प्रदेश से रहा, और लेकिन जब मैं भारत सरकार में पहली बार नौकरी के लिए आया शिक्षा मंत्रालय में, तो जितना काम था सब जो है काम अंग्रेजी में होता देखा, जितना भी ऊपर से नीचे तक था वो। लेकिन हम सब आपस में बात करते थे वो सब हिंदी में करते थे, चाहे हम तमिलनाडु के थे, चाहे हम आंध्र प्रदेश के थे या पंजाब के थे। और खास तौर से आपने अगर दिल्ली में जो 20-25 साल पहले से है वो जानते हैं कि यहाँ दिल्ली में पहले पंजाबी का बहुत बोलबाला था, पंजाबी बहुत बोली जाती थी। फिर धीरे धीरे पूर्वांचल के लोग आ गए तो पूर्वांचल के लोग अपनी बात मतलब करने लगे और पंजाबी उतनी हावी नहीं रही। इसी तरीके से उससे पहले जो हरियाणवी का प्रभाव था, ये धीरे धीरे भाषा का प्रभाव, भाषा अपने आप में परिवर्तन होती रहती है, तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। लेकिन मैं अपना अनुभव ये साझा कर रहा था कि जब मैं भारत सरकार में आया तो अंग्रेजी में हम काम करते थे, फाइल की नोटिंग ड्राफ्टिंग जो भी था, टिप्पण आलेखन। लेकिन मेरे एक अधिकारी थे तमिलनाडु के रामानाथपुरम जिले के, जो रामेश्वरम से लगा हुआ है। उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए तमिलनाडु से चल के हम दिल्ली में इसलिए आए हैं कि हम आप लोगों के संपर्क में रह के कुछ हिंदी सीख जाएंगे, और आप ही अगर अंग्रेजी में करेंगे तो हम कैसे हिंदी को सीख पाएंगे। उनकी बात मुझे इतनी इतनी अपील की अपनी, उसी दिन से मैंने हिंदी में कार्य शुरू करना शुरू कर दिया, और उसके सेवानिवृत्ति तक जितना भी कार्य था वो सब हिंदी में ही करता रहा। मेरे हस्ताक्षर जितने थे वो हिंदी में होते रहे। एक और आपको घटना दुर्घटना कहिएगा कि मैंने एक विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष को बुलाया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के थे वो। मैंने कहा जी हस्ताक्षर करिए, उन्होंने अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर दिए। मैंने कहा जी आप तो हिंदी के प्रोफेसर हैं, विभाग अध्यक्ष हैं, आप हिंदी में क्यों नहीं करते? नहीं भाई आदत पड़ गई, लोग हमें कम पढ़ा लिखा समझेंगे, हमें ये समझेंगे कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए हम अंग्रेजी में दस्तखत करते हैं। तो मतलब ये जो हीन भावना है वो हीन भावना ही हमें अंग्रेजी से चिपकाए रखे हुए है। चाहे हम राजनीति की बात करें, जितने राजनेताएं हम सब जानते हैं कि वोट अपनी अपनी भाषाओं में लेते हैं, हिंदी में भाषण करते हैं। आज ही प्रधानमंत्री का लीजिएगा कि प्रधानमंत्री जी सब जगह हिंदी में बात करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि सुरीनाम के राष्ट्रपति ने शपथ ली, उन्होंने वेद मंत्रोच्चार के साथ उन्होंने वेद को हाथ में लेकर के शपथ ली और संस्कृत में शपथ ली। उनको प्रधानमंत्री कार्यालय अंग्रेजी में बधाई संदेश भेज रहा है, शुभकामना संदेश भेज रहा है। प्रधानमंत्री हिंदी में बात करते हैं, जहां भी चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ में जाए या विदेश में जाए हिंदी बात करते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री कार्यालय है वो अंग्रेजी का मोह नहीं छोड़ पा रहा है। वो क्यों नहीं छोड़ पा रहे? कि हम जैसे लोग, वहां भी तो प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करने वाले जितने लोग हैं हम जैसे तो लोग हैं, भारतवर्ष के तो लोग हैं, कोई विदेश के तो है नहीं, पाकिस्तान के तो है नहीं, या बांग्लादेश के तो है नहीं, हम हिंदुस्तानी ही उससे चिपके पड़े हुए। वही वाली बात जो हीन भावना हमें पड़ी हुई है कि अगर हिंदी में काम करेंगे तो लोग ये समझ लेंगे कि इनको अंग्रेजी नहीं आती, ये कम पढ़े लिखे हैं, ये गवई गांव के लोग हैं, गंवार लोग हैं। ये जो मानसिकता हमें हीन भावना जो बढ़ती गई है या हमने ओढ़ ली है, वो उसके कारण जो है अंग्रेजी का मोह हमसे नहीं छूट पा रहा है। लेकिन फिर भी मैं आश्वस्त हूँ, जब से मैंने नागरी लिपि परिषद का काम संभाला है आकाशवाणी के सेवानिवृत्त होने के बाद में, तो मैंने देखा है कि पूर्वोत्तर के लोग, हिंदी क्षेत्र के लोग हिंदी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी सीखना चाहते हैं, हिंदी में लिखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम हिंदी में नहीं लिखेंगे, हिंदी में नहीं बोलेंगे, तो हम राष्ट्रीय जो हमारी मुख्य धारा उसे कैसे जोड़ेंगे? हम राष्ट्रीय मुख्य धारा से हम अलग हो जाएंगे। उदाहरण के लिए और मैं आपको बताऊं, जब आप तमिलनाडु की बात करते हैं कि तमिलनाडु में हिंदी की दुर्दशा है, वहां पर चेन्नई में आज की तारीख में स्थिति यह है कि वहां पर हिंदी की कोचिंग सेंटर चलते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ दिल्ली में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चलते हैं, या दूसरे जगह जगह आपके जो इंग्लिश मीडियम स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल खुल गए, वहां पर हिंदी स्पीकिंग कोर्स वहां पर चल रहे हैं। उनको मालूम है कि अगर हमें राष्ट्रीय राजनीति में आना है, राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में आना है, राष्ट्रीय संपर्क के क्षेत्र में आना है, तो हमें हिंदी सीखनी होगी, हिंदी हमें जाननी होगी।
मैं जो एक इस बात से जहां सहमत हूँ, वही मुझे एक जो चिंता देने वाली बात है वो ये कि हम हिंदी समझ रहे हैं। मैंने भ्रमण किया है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, चाहे आपका अरुणाचल प्रदेश हो चाहे मिजोरम हो, सब जगह हम गए हैं। बर्मा में भी गए हैं, नेपाल में भी गए हैं। सब लोग हिंदी समझ लेते हैं, भले ही चाहे बोलने में उनको दिक्कत होती है, लेकिन समझ लेते हैं हम क्या कह रहे हैं या हम क्या कहना चाहते हैं, वो समझ लेते हैं। लेकिन लेकिन नहीं पा रहे हैं हर जगह। खासतौर से पूर्वोत्तर का जो मेरा अनुभव है तो वहाँ के जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में सब में हिंदी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जा रही है। MA, MPhil, PhD की वहाँ पर पढ़ाई हो रही है। लेकिन जब हम उनसे हिंदी की बात करते हैं कि हिंदी में आप लिखिए एक पत्र, तो हिंदी में वो पत्र नहीं लिख पाते। वो तो दूर है, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम या मणिपुर की बात करें वो तो दूर है। हम दिल्ली के यहाँ विश्वविद्यालय में जब जाते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में जाते हैं, तो यहाँ के जब बच्चों से कहते हैं कि आप एक पत्र लिखिएगा देवनागरी लिपि में, तो वो नहीं लिख पाते। वो नहीं लिख पाते कि श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा, या और जो दूसरे इस तरह के शब्द हैं वो कहाँ तिथि में छोटी कीमत रह जाएगी कि बड़ी कीमत रह जाएगी। ये चीज हमें मतलब चिंतित करने वाली बात है कि हमारे जो प्राध्यापक हैं वो तो कम से कम पढ़े लिखे हैं, वो तो कम से कम अपने जो छात्र हैं उनको कर सकते हैं। अभी मेरे पास एक दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर भूतपूर्व है, उनका एक काव्य संग्रह आया कि साहब इसकी आप समीक्षा लिख दीजिएगा। तो उसमें इतनी वर्तनी की अशुद्धियां हैं कि उसमें हमें लगता है कि उन्होंने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया होगा। उन्होंने हिंदी MA की हिंदी की क्लास ली होगी तो हमें हिंदी के बच्चों को क्या पढ़ाया होगा। जो इन्होंने लिखा है वही उन्होंने बच्चों ने लिखा होगा। तो जब तक हम इसकी जो मानक वर्तनी है इसको स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हम इसको सीखेंगे नहीं, तब तक हिंदी हमारी भटकती रहेगी। मैं तो कहता हूं कि हिंदी तो हमारी बहती नदी है, इसमें अनेक छोटी छोटी नदियां आएंगी, छोटे छोटे नाले आएंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि वही कहीं ये प्रदूषित तो नहीं कर रहे, उसका प्रभाव तो बनाए रखें। प्रभाव बनाने के लिए तो हम उनको अनुमति देते हैं कि साहब हमारी नदी जो है, हमारी गंगा नदी रहमान बनी रहे, लेकिन उसको प्रदूषित करेंगे तो वो हमें रोकथाम करनी पड़ेगी। और प्रदूषण को, हिंदी में जो प्रदूषण है या संभावना है उसकी, उसको रोकने के लिए जरूरी है कि हम जो मानक लिपि है उसको, मानक वर्तनी है उसको स्वीकार करें। भारत सरकार के जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है उसने देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण ये पुस्तक प्रकाशित की है, और ये पूरे जो चाहे इसको निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसमें दे रखा है कि हम को किस तरीके से मानक, और उस मानक जो सब इन्होंने वर्तनी तैयार की है कोई हमने या आजकल के नहीं की, उसमें भोलानाथ तिवारी जैसे लोग थे, उसमें डॉक्टर नगेंद्र जैसे लोग थे, डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया जैसे लोग थे, उन लोगों ने मिलकर के इसको तैयार किया है। आप हिंदी की बात करें तो हिंदी तो संस्कृत से लेकर के, पाली से लेकर के, प्राकृत से लेकर के, अमृत से लेकर के, भाखा से लेकर के, डिंगल पिंगल से लेकर के आज जिस रूप में आई है तो वो तो बदलते रूप है। और अब सोशल मीडिया का जमाना है, अब ये बदल और बदल रही है। आज जितने शब्द हमारे पास में, भले ही केंद्रीय आपके वैज्ञानिक तकनीक शब्दावली आयोग ने 9 लाख शब्द बना दिए सभी विषयों में। मैं भी दो शब्दावलियों में विशेषज्ञ रहा था, सूचना प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी, उसका रिव्यूअर में था। तो हमने देखा कि आप उसको अगर संस्कृत निष्ठ करेंगे तो निश्चित रूप से थोड़ा सा दिक्कत होती है लोगों करने के लिए, लेकिन आम बोलचाल में जो आम फहम जो हम दैनिक जीवन में जो व्यवहार में ला रहे हैं, अगर उसमें दूसरी भाषाओं के शब्द हैं अगर आ जाते हैं, चाहे हमारे देशी शब्द हैं चाहे हमारे विदेशी आगत शब्द हैं, तो उनका भी स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन मानकीकरण बहुत आवश्यक। उदाहरण के लिए कि हम डायरेक्टरेट को निदेशालय कहते हैं दिल्ली में आकर के, लेकिन आप अगर मध्य प्रदेश में जाएंगे तो वहां पर संचालय हो गया, और बिहार में जाएंगे तो वहां कुछ और हो गया, और पूर्वोत्तर में जाएंगे वहां कुछ और हो गया। तो अगर इतनी विविधताएं अगर रहेंगी तो फिर हिंदी कहाँ रहेगी। इसलिए आवश्यक है कि पहले हम मानक वर्तनी स्वीकार करें, मानक जो हमारी शब्दावली है उसको स्वीकार करें, क्योंकि भारत सरकार ने बनाई है। वो भारत सरकार के संविधान से, वो 1966 में जो बनी थी, उन्होंने इसको तैयार किया है। तो चूंकि हम अगर इसको स्वीकार करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हम भारत के संविधान को स्वीकार करते हैं। हिंदी में काम करना कोई किसी के ऊपर एहसान थोड़ी करना है, कोई हम किसी को दिखावे के लिए थोड़ी कर रहे हैं साहब हम हिंदी सीख रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी लिख रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे संविधान ने 344(1) में ये स्वीकार किया है कि हमारे संघ की भाषा जो राजभाषा है वो हिंदी होगी, जो देवनागरी लिपि में होगी। अगर हम
कार्यालय में अगर काम कर रहे हैं हिंदी में, तो किसी को ऊपर एहसान नहीं कर रहे, हिंदी अधिकारी या हिंदी प्रबंधक के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि हम उसी संविधान का पालन कर रहे हैं जिस संविधान की शपथ लेकर के हम भारत सरकार की नौकरी की शुरुआत करते हैं। तो उस संविधान के सम्मान के लिए राष्ट्रीय भावना कहाँ से आएगी? राष्ट्रीय भावना कोई पेड़ थोड़ा ही उसमें फल लगा उसको तोड़ लिया जी राष्ट्रीय भावना होगी। राष्ट्रीय भावना तो अपने अंदर से विकसित करनी पड़ेगी। राष्ट्रीय भावना छोटी छोटी चीजों से हमने विकसित करनी पड़ेगी। हमें संस्कृति से शुरुआत करनी पड़ेगी, हमें भाषा से शुरुआत करनी पड़ेगी, हमें लिपि से शुरुआत करनी पड़ेगी। जो हमारे विभिन्न संस्कृति के उपादान है उससे हमें उसको विकसित करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये मतलब इसको आधुनिक स्वरूप मिल पाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम जो भी हिंदी लिख रहे हैं वह एक मानक हो, उसकी वर्तनी मानक हो और उसकी शब्दावली भी मानक हो, जिससे यह आगे जाकर के आप बहुत से शब्द देख लीजिएगा जो पहले प्रचलन में नहीं थे, अब इतने प्रचलन में है कि बहुत अच्छे खासे समझ लेंगे। पासपोर्ट के लिए पहले पारपत्र कहने लोगों में बड़ी दिक्कत होती, पारपत्र क्या चीज है, अब लोग पारपत्र समझ रहे हैं। हाँ, पारपत्र का मतलब पासपोर्ट है। बहुत से आप सैकड़ों शब्द ऐसे हैं कि जो हमने जो संस्कृत निष्ठ करें या तत्सम शब्द करें उन्होंने आत्मसात कर लिया हमारे जीवन में, क्योंकि हम उसको प्रयोग में कर रहे हैं। अगर इसको प्रयोग में नहीं करेंगे तो वही हमें कठिन लगेंगे, साहब ये तो बड़ी कठिन हिंदी होगी। आज अगर मान लो कोई पंजाब का अगर कोई बोलने वाला आया है, वो कहेगा साहब ये हिंदी तो बड़ी क्लिष्ट है साहब, तो इसको नहीं बोल पाते, इसको नहीं लिख पाते। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि अगर वो अपने शब्दों में जो भी कह रहा है उसको स्वीकार करें। उदाहरण के लिए अगर बंगाल का आदमी चाय पीने को चाय खाए वो कहता है, तो हमें उसकी खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। हाँ ना, वो ठीक है चाय खा रहा है तो खाने दीजिए साहब, हम तो चाय पी रहे हैं ना जी। अगर मान लो हम उसकी खिल्ली उड़ाएंगे तो वो हिंदी क्यों सीखे, वो ले लो साहब मेरी तो हंसी उड़ाते, मैं सीखता ही नहीं, मैं तो अपने बंगलाई मेरी अपनी ठीक है। इसी तरह से जैसे मराठी में जैसे हम चेष्टा प्रयास के लिए कहते हैं, मराठी में कोई और गलत संदर्भ के लिए चेष्टा है, तो वो वहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। हम जो कर रहे हैं उसको हम अपने शुद्ध रूप में लाएं, उसका हमारा यही प्रयास रहना चाहिए। और चूंकि हम इस देश के वासी हैं, इस देश के वासी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि इसको एक राष्ट्र के रूप में संगठित करना है, राष्ट्रीय एकता को बलवती करना है, उसको सशक्त करना है। तो उसको सशक्त करने का माध्यम हमारी लिपि और भाषा है। आचार्य विनोबा भावे ने 1975 में जब नागरी लिपि परिषद की स्थापना की थी, तो उनका कहना था कि जितना काम हिंदी नहीं करेगी राष्ट्रीय एकता में, उससे ज्यादा ही देवनागरी लिपि करेगी। उसी का परिणाम रहा कि आज पूर्वोत्तर में, बल्कि भारत के कई और ऐसे क्षेत्रों में, चाहे वो आप मध्य प्रदेश के आदिवासी ले लीजिए, चाहे वो झारखंड के आदिवासी ले लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ के आदिवासी ले लीजिए, वो अपनी बोली भाषा को देवनागरी लिपि के माध्यम से लिख रहे हैं। वहां का लोक साहित्य इसलिए संरक्षित हो पा रहा है कि वो लिपिबद्ध होती जा रही है देवनागरी लिपि। दिक्कत क्या है कि जब हम अंग्रेजी की जब बात करते हैं, पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्यों ने अपनी राजभाषा जो है, प्रदेशीय जो राजभाषा है, वो अंग्रेजी को स्वीकार कर लिया है। लेकिन दिक्कत उनकी क्या है कि अगर मान लो आपने RAM राम लिखा, अब उसको आपको राम को रम भी पढ़ रहे हैं, रेम भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो देवनागरी लिपि की ये है कि जो हम बोल रहे हैं वही हम लिख रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं वही हम पढ़ रहे हैं। जो इसकी विशेषता, ये जो वैज्ञानिक विशेषता है, वह अन्य लिपि में, अन्य लिपि तो मैं चलो उसकी भी नहीं कहता, लेकिन कम से कम जो रोमन लिपि है उसमें तो कतई नहीं है कि ये वैज्ञानिकता उसमें प्रभावित हो सके। तो इसलिए जरूरी है कि जो किसी भी तरीके से जिन लिपियों का अभी लिपिबद्ध नहीं हो पाई हैं, उनको देवनागरी लिपि में लिखा जाए, जिससे हमारी राष्ट्रीय धरोहर बन सके, राष्ट्रीय विरासत बन सके, उनका लोक साहित्य आना बहुत जरूरी है। मैं आपको दो एक और उदाहरण देना चाहूंगा। त्रिपुरा में जो मुख्य भाषा वहां की है काकपरक, उसको बंगला में लिखने का प्रयास किया गया और कुछ लोग उसको रोमन में लिख रहे हैं। लेकिन वहाँ हमारे मित्र हैं डॉक्टर अतुल देव बर्मन जी, वो मूलतः तो चिकित्सक हैं, बाल लोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन आजकल वहां पर MLA भी है, विधायक हैं। लेकिन उन्होंने काकबरक भाषा में देवनागरी लिपि में गीता का अनुवाद किया है। काकबरक भाषा में, काकबरक भाषा को उन्होंने लिखा है देवनागरी लिपि। वहां ही है डॉक्टर मिलन रानी जमातिया, जो हिंदी विभागाध्यक्ष है त्रिपुरा विश्वविद्यालय में, उन्होंने काकबरक भाषा पर शोध किया और वहां के लोकगीतों को उन्होंने देवनागरी में लिखा। अरुणाचल प्रदेश में हमारे सहयोगी हैं डॉक्टर जोरामानिया ताना, उन्होंने वहां की जो निशी भाषा है
उसको उन्होंने देवनागरी लिपि में लिखा, उसको लोकगीतों को उसमें लिपिबद्ध किया। एक और हमारे एक और सहयोगी है वहां पर, डॉक्टर सोनम बांगमू, वो भी हिंदी विभाग के अध्यक्ष है। उन्होंने मोनपा जनजाति के लोक साहित्य को अपना विषय बनाया शोध का, और वहाँ के जो लोकगीत हैं, लोक कथाएं हैं, उनको उन्होंने देवनागरी लिपि में लिखा। तो आज वो भारतीय साहित्य की एक धरोहर बन गई। जो जो मतलब आपने हिंदी में लिख लिया या देवनागरी लिपि लिख लिया तो वो उसकी एक धरोहर बन गई। उदाहरण और दो चार और देना चाहूंगा, वो कि देवनागरी इतनी सक्षम भाषा है, कि इतनी सक्षम लिपि है कि वो किसी भी भाषा को आत्मसात कर सकती है, किसी भी भाषा को लिख सकती है। आचार्य विनोबा भावे तो कहते थे कि यह एक विश्व लिपि है, विश्व लिपि बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। हम अपने प्रयासों से देवनागरी लिपि परिषद की ओर से प्रयास कर करके कन्नड़ की एक पत्रिका देवनागरी लिपि में निकल रही है, उड़िया की एक देवनागरी लिपि में निकल रही है, असमी की एक निकल रही है। हमने नागरी लिपि परिषद की ओर से सिंगली, इतालवी भाषा, इंडोनेशिया, जापानी, चाइनीज और रूसी, इन भाषाओं को देवनागरी लिपि के माध्यम से यानी हिंदी के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया है। वो हमने प्राइमर छापी है। भारत की तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इन सब की तो हमने छापी है, विदेशी भाषाओं की भी छापी है। तो अगर हम अपनी भाषा को इतना सशक्त नहीं करेंगे कि दूसरे लोग इसके लिए प्रेरित हों, लालायित हों, तो कैसे नई पीढ़ी को हम क्या देंगे? नई पीढ़ी हमसे क्या कह रही है? हम सब जानते हैं कि जब हम अपने घर में बैठे होते हैं, हम अपनी पत्नी से अपनी भाषा में बात करते हैं। अंग्रेजी में कोई बात नहीं करता जी, नहीं करता ना। हम बाजार में जाते हैं तो वहां पर सब्जी वाले से, कपड़े वाले से, या सामान खरीदने या मॉल में जा रहे हैं, तो हम सब हिंदी में तो बात करते हैं जी। अंग्रेजी कहाँ है? कहाँ पर अंग्रेजी है? अंग्रेजी वही है कि हम दफ्तर में जाके पहुंच के 10 से लेकर के 5 बजे से दफ्तर में बैठे हैं, तो अंग्रेजी वहां हमारी हावी है। वो भी कहाँ हावी है कि जब आप उस टेबल पर बैठे हुए हैं जिस पर जो आपके पद के लिए है, वहां अंग्रेजी में। उसके बाद जब अपने साथियों के साथ बैठते हैं, मैं तो चूंकि आकाशवाणी में रहा, हमारे यहाँ आकाशवाणी दिल्ली में तो ये स्थिति थी कि सभी प्रदेशों के लोग थे। प्रदेशों के साथ बर्मा के लोग थे, जिसे आज म्यांमार कह रहे हैं, नेपाल के थे, इंडोनेशिया के लोग थे, अफगानिस्तान के थे, और अनेक देशों के लोग थे जिनके हम यहाँ से समाचार प्रसारण करते हैं। वो सब अपनी भाषाओं में समाचार पढ़ते थे, लेकिन हमसे जब बात करते थे वो हिंदी बात करते थे। उन्होंने इतनी जल्दी हिंदी सीखी। तो मतलब हिंदी सीखने में कोई इसमें बहुत ज्यादा समय थोड़ी लगता है। हम बोल तो सकते ही हैं, संवाद तो कर ही सकते हैं, संवाद से तो कम से कम शुरुआत करें इसकी, लेकिन हम संवाद भी नहीं करते हैं, दिक्कत ये है। दूसरा ये है कि हम आलोचना में ज्यादा प्रवीण होते जाते हैं कि साहब वो तो साहब जो हमारे एमएलए हैं, एमपी हैं, हमारे विधायक हैं या मंत्रीगण हैं, वो तो साहब अंग्रेजी में कर रहे हैं, या उनके बच्चे अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, हमसे आप हिंदी में क्यों कह रहे हैं? तो हम किसी को ये थोड़ी करेंगे आप भाषा नहीं सीखिए। अंग्रेजी अच्छी भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, उसको सीखने में कोई बुराई नहीं है, आधुनिक ज्ञान विज्ञान की भाषा है। हम तो कहते हैं आप जर्मन भी सीखिए, आप फ्रेंच भी सीखिए, आप इतालवी भी सीखिए, और बहुत बहुत सी जितनी भी भाषाएं सीख सकते हैं तो सीखिए। वैज्ञानिकों ने तो ये एक निष्कर्ष निकाला है, आप लोगों ने साइंस डाइजेस्ट में पढ़ा होगा, कि जो एक से अधिक भाषा जानता है उसका मस्तिष्क अधिक तीव्र होता है, उसका आईक्यू ज्यादा बड़ा हुआ है। एक और शोध बाद में हुआ, उसमें यह कहा गया कि आप अन्य भाषाओं के अलावा आप हिंदी भी जानते हैं, तो हिंदी भी आप लिखते हैं, देवनागरी लिपि भी लिखते हैं, तो आपका आईक्यू और ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। ये वैज्ञानिकों के शोध हैं, जो मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी और अनेक स्तर पर भी, वो इस बात को स्वीकार करते हैं। क्यों करते हैं? उसको क्यों माना गया है हिंदी को, कि हम हिंदी को सीधा भी लिखते हैं, ऊपर भी मात्रा लगाते हैं, नीचे भी मात्रा लगाते हैं, तो वो जो हमारा मस्तिष्क है वो तीव्र होता है। अंग्रेजी को एक ही लाइन में लिखते जा रहे हैं ना, तो उतना नहीं मात्रा कहीं ले लेगी, लेकिन वो चूंकि हिंदी में देवनागरी लिपि में जब लिख रहे हैं तो हमारा मस्तिष्क अधिक जो है विकसित हो रहा है, अधिक जो है आईक्यू वो दिखा रहा है। तो इस इतनी विशेषता होते हुए जब हमारे पास में इतनी वैज्ञानिक लिपि देवनागरी लिपि है, तो उसका प्रयोग हमें बढ़ाना है, और साथ ही साथ हमें हिंदी को अपनी नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। कोई भाषा बुरी नहीं है, वो अंग्रेजी में सीखे, अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए हैं, लेकिन कम से कम हिंदी में अपने हस्ताक्षर करें। कम से कम हम अपने जो नाम पट्टिका घर के बाहर लगाते हैं वो हिंदी में लगाने का प्रयास करें। हम जो शादी ब्याह बच्चों के जो कार्ड छपवाते हैं, निमंत्रण पत्र छपवाते हैं, उनको हिंदी में छपवाने का प्रयास करें। तो निश्चित रूप से इन छोटे छोटे प्रयासों से हिंदी एक राष्ट्रभाषा तो है ही है, विश्व भाषा की ओर अग्रसर होगी। एक आध और उदाहरण देता हूँ कि विदेशों में हमारे साथ अनेक मित्र जुड़े हुए हैं, कनाडा से, अमेरिका से, नॉर्वे से, मॉरिशस से और ब्रिटेन से।
तो एक कनाडा के एक मित्र थे गोपाल बघेल जी, उन्होंने अपने बेटे की शादी और अपने सुरेश शुक्ला जी नार्वे की, उन्होंने अपने बच्चों की शादी भारत में आकी थी। उन्होंने अपने निमंत्रण पत्र, बच्चों के विवाह के कार्ड हिंदी में छपाई, देवनागरी लिपि में छपाई, और हम लोग उस मानसिकता से बाहर ही नहीं जा रहे। भले ही जो जितने लोग हैं ना, जो अंग्रेजी में वो अपने कार्ड छपा रहे हो, भले ही उसको नहीं पढ़ पा रहे हो। अब आपने लिखा श्री गणेशाय नमः, आपने उसको रोमन लिपि में लिख दिया। भाई आप गणेश जी से उम्मीद क्यों करते हैं कि वो अंग्रेजी में आप लिखेंगे तो वो ज्यादा खुश रहेंगे, देवनागरी में लिखेंगे तो क्या खुश नहीं रहेंगे, क्या आशीर्वाद उनका कम हो जाएगा? तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हिंदी हमारी है, देवनागरी हमारी है, समस्त भारतीय भाषाएं हमारी हैं, लेकिन राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए आवश्यक है हिंदी। ये हमारे महापुरुषों ने स्वीकार किया था। हम आज की बात नहीं करें, हम 1947 की बात नहीं करें, ये तो महर्षि दयानंद से लेकर के, महर्षि अरविंद से लेकर के, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से लेकर के, सी राजगोपालाचारी से लेकर के, कृष्ण स्वामी अय्यर से लेकर के, अन्य महात्मा गांधी और इन सब से लेकर के आप जितने भी बात करेंगे, उन लोगों ने इसको, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। आप इसको किस रूप में स्वीकार करते हैं, वह हमें देखना है कि हम हिंदी में अपना कितना काम कर रहे हैं। पहले हम तो प्रयास करें, हम तो घर से शुरुआत करें। हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि भारत सरकार हिंदी में काम करना शुरू कर दे। भारत सरकार में भी तो हम ही बैठे हैं, भारत सरकार में कहीं बाहर के लोग नहीं बैठे। हम अपना काम अगर हिंदी में शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से दूसरे लोग भी हिंदी के लिए निश्चित रूप से सीखने के लिए प्रयासरत रहेंगे। और मेरा अपना जो अध्ययन है, मेरा जो अपना जो कहना है वो ये कि हिंदी आज बढ़ रही है। और मेरा अपना एक सोच ये है, विचार ये रहता है कि जो गिलास हमारा आधा भरा हुआ है उसको आधा गिलास भरा हुआ माने, आधा खाली नहीं। भरा हुआ मानेंगे तो निश्चित रूप से और भी बढ़ता जाएगा। मैं समझता हूँ कि काफी एक लंबा समय हो गया आपसे ये सब बात करते हुए, लेकिन ये चर्चा जारी रहनी चाहिए। हिंदी एक बहुत बड़ा विषय है, हमारे जो एक राष्ट्रभाषा है, एक बहुत बड़ा विषय है। इसमें यशभान जी और सिद्धार्थ जी जैसे जो लोग हैं, इन्होंने जुड़ करके इसको एक नया रूप दिया है, एक विमर्श का जो रूप दिया है, संवाद का जो रूप दिया है, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। और आप सब लोग इस विचार गोष्ठी से जुड़े हैं, इसके लिए आप सब भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप सबके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।